नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगे सरल भाषा में समझाए गए टॉपिक्स, परीक्षा उपयोगी नोट्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। है धातु एवं अधातु, मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अक्सर रसायन विज्ञान को सिर्फ समीकरणों का पुलिंदा मान लिया जाता है, लेकिन आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में जो धातुओं और अधातुओं का विभाजन है ना, वो दरअसल प्रकृति का सबसे मौलिक ब्लूप्रिंट है। हमारे चारों ओर का भौतिक संसार कैसे काम करता है, आधुनिक तकनीक कैसे विकसित होती है, ये सब इन्हीं तत्वों के व्यवहार पर निर्भर है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पीडीएफ के हर एक पेज से सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना शुरू करते हैं। हमारी पीडीएफ सबसे पहले इस बुनियादी सवाल का जवाब देती है कि धातु और अधातु आखिर हैं क्या। हाँ, और पीडीएफ के पहले ही पेज पर इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, आमतौर पर हम इन्हें दानी और ग्राही के रूप में परिभाषित करते हैं ना। धातुएं वो दानी लोग हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर धनायन यानी पॉजिटिव आयन बनाती हैं, जिसे हम विज्ञान की भाषा में विद्युत ऋणात्मक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। एकदम सही, जैसे लोहा, तांबा या सोना। और दूसरी तरफ अधातुएं वो ग्राही हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, यानी वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं, जैसे कार्बन या ऑक्सीजन। बिल्कुल, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों के लिए ये समझना जरूरी है कि ऐसा होता क्यों है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर धातुओं में ऐसा क्या है जो उन्हें इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दान करने देता है। बहुत ही शानदार सवाल है। इसे समझने के लिए हमें परमाणु के अंदर झांकना होगा। धातुओं के परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में आमतौर पर सिर्फ 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा। और नाभिक का इन बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर जो नियंत्रण होता है ना, वो बहुत कमजोर होता है। इसीलिए धातुएं इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ देती हैं। जब लाखों धातु परमाणु एक साथ होते हैं तो वे अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पूरे धातु के टुकड़े में मुक्त रूप से तैरने लगते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन सागर मॉडल कहा जाता है। अरे वाह, इलेक्ट्रॉन सागर मतलब धनायन एक निश्चित जगह पर टिके हैं और इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र उनके चारों ओर बह रहा है। एकदम सही कल्पना की आपने। तो क्या इसी इलेक्ट्रॉन सागर की वजह से धातुओं के वो खास भौतिक गुण पैदा होते हैं जो हमारी पीडीएफ में दिए गए, जैसे आघातवर्ध्यता? बिल्कुल, आघातवर्ध्यता यानी मैलिएबिलिटी। जब हम किसी धातु पर हथौड़े से वार करते हैं तो अंदर के धनायनों की परतें एक दूसरे पर फिसल जाती हैं। लेकिन वो टूटती नहीं है। हाँ, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों के उसी गतिशील समुद्र से घिरे होते हैं। उनके बीच का धात्विक बंधन टूटता नहीं है, वे बस एक नया आकार ले लेते हैं। इसीलिए सोने या चांदी की इतनी पतली चादरें बन पाती हैं। और तन्यता यानी डक्टिलिटी भी इसी वजह से होती है, जिससे हम धातुओं को खींचकर उनके तार बना सकते हैं। जी हाँ, इसके विपरीत अधातुओं में ऐसा कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन सागर नहीं होता। उनके इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं। तो जब हम ठोस अधातु पर दबाव डालते हैं तो क्या होता है? तो वो भंगुर यानी ब्रिटल होने के कारण टुकड़ों में टूट जाती हैं। वो चादर या तार नहीं बन सकती। समझ गई। और हमारी पीडीएफ के नोट्स में ये भी लिखा है कि सिल्वर और कॉपर विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। इसके पीछे भी वही मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? 100%। जब हम किसी धातु के तार के सिरों पर वोल्टेज लगाते हैं तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में तेजी से दौड़ने लगते हैं, जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ऊष्मा के मामले में भी यही होता है। और अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वे आमतौर पर ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। बिल्कुल सही। ये तो हो गई बुनियादी नियमों की बात, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो है जहां प्रकृति अपने ही बनाए नियमों को तोड़ती है। हाँ, विज्ञान में अपवादों से ही सबसे ज्यादा। नियम कहता है कि सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस और कठोर होनी चाहिए, लेकिन मरकरी यानी पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। ऐसा क्यों है? ये विज्ञान के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। मरकरी के द्रव होने का कारण उसके परमाणु की आंतरिक संरचना है। मतलब मरकरी के परमाणु अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को इतनी मजबूती से पकड़कर रखते हैं कि वे उन्हें साझा करने या उस इलेक्ट्रॉन सागर में जाने ही नहीं देते। अच्छा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा ही नहीं करेंगे तो धात्विक बंध तो कमजोर हो जाएगा ना? एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। इसी कमजोर बंध के कारण मरकरी के परमाणु एक दूसरे पर खिसक सकते हैं और वो ठोस के बजाय द्रव अवस्था में पाई जाती है। वाओ,
मतलब मरकरी एक ऐसी धातु है जो दानी होने के बजाय कंजूस हो गई है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और ऐसा ही एक अपवाद अधातुओं में भी है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा नियम कहता है कि अधातुएं चमकहीन होती हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके क्रिस्टल बहुत चमकदार होते हैं। और जब अपवादों की बात आती है ना, तो पीडीएफ में कार्बन के अपर रूपों पर बहुत जोर दिया गया है, जैसे ग्रेफाइट और हीरा। हाँ, ये परीक्षकों का बहुत पसंदीदा टॉपिक है। देखिए, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन का एक रूप ग्रेफाइट, जिससे पेंसिल की लेड बनती है, वो सुचालक है। और दूसरी तरफ हीरा दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि वो भी कार्बन है। मैं यही पूछने वाली थी, एक ही तत्व के दो रूप इतना अलग व्यवहार कैसे कर सकते हैं? यही तो संरचना का जादू है। हीरे में हर कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता। इसीलिए वो करंट पास नहीं होने देता और इतना कठोर होता है। बिल्कुल। लेकिन ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु हेक्सागोनल परतों में होते हैं। हर परमाणु सिर्फ 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। ओहो, मतलब हर कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच गया। जी, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उन परतों के बीच आसानी से घूम सकते हैं, जिससे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक बन जाता है। क्या बात है। और एक अपवाद पीडीएफ में मुलायम धातुओं का भी है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इतनी मुलायम है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। हाँ, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है और बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे इनका धात्विक बंध काफी कमजोर हो जाता है। तो विद्यार्थियों को ये सारे अपवाद एकदम कंठस्थ कर लेने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये जरूर आते हैं। चलिए अब भौतिक रूप से आगे बढ़ते हैं। जी, अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। हाँ, पीडीएफ के अगले हिस्से में यही बताया गया है कि ये तत्व ऑक्सीजन, जल और अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो आमतौर पर धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत रोचक कॉन्सेप्ट है, उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। पता है, मुझे उन दोहरे चरित्र वाले लोगों की तरह लगते हैं जो परिस्थिति के हिसाब से अपना व्यवहार बदल लेते हैं। ये एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है। ये वो ऑक्साइड्स हैं जो अम्ल के संपर्क में आने पर क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं और क्षारक के संपर्क में आने पर अम्ल की तरह। बहुत ही चालाक हैं ये। अच्छा, पीडीएफ में सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट दिया गया है। हाँ, ये चार्ट तो पूरी केमिस्ट्री की जान है। इसे आप धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की आतुरता कह सकते हैं। मतलब कौन कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। बिल्कुल। सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम बैठे हैं। ये इतने हताश हैं कि ठंडे पानी के साथ भी इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि आग लग जाती है। अरे बाप रे, इसीलिए तो नोट्स में लिखा है कि इन्हें हमेशा केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सही कहा। और इस श्रेणी में जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ये आतुरता कम होती जाती है और सबसे नीचे बैठे हैं सोना और चांदी, जिन्हें उत्कृष्ट धातुएं या नोबल मेटल्स कहा जाता है। हाँ, ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ये आसानी से किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, इसीलिए हजारों सालों तक इनकी चमक खराब नहीं होती। और इसी सक्रियता श्रेणी से जुड़ा एक और सिद्धांत है विस्थापन अभिक्रिया का, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी, ये कुछ ऐसा है कि एक अधिक ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को उसकी कुर्सी से हटा दे। तो जो धातु सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, वो नीचे वाली कम सक्रिय धातु को उसी के विलयन से बाहर निकाल फेंकती है। बिल्कुल। पीडीएफ में कॉपर सल्फेट और लोहे की कील का बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिया गया है। लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय है, तो वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और विलयन का रंग नीले से हल्का हरा हो जाता है। विद्यार्थी इसे अच्छे से नोट कर लें। जी। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल। धातुएं इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचैन हैं और अधातुएं लेने के लिए। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? देखिए, हर रासायनिक अभिक्रिया का एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करना, जिसे अष्टक नियम कहते हैं। हाँ, हर तत्व चाहता है कि उसका बाहरी कक्ष पूरी तरह से भर जाए। जैसे सोडियम अपना एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम एक धनात्मक आयन बन गया और क्लोरीन ऋणात्मक आयन। बिल्कुल। और चूंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को बहुत मजबूती से आकर्षित करते हैं, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसे ही हम आयनिक बंध कहते हैं। पीडीएफ में लिखा है कि आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं और उनके गलनांक और क्वथनांक
बहुत ऊंचे होते हैं। हाँ, क्योंकि इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। खाने वाला नमक इसका सबसे आम उदाहरण है। लेकिन एक कंफ्यूजन है यहाँ, अगर ये बंध इतना मजबूत है तो फिर नमक को पानी में घोलते ही वो विद्युत का बेहतरीन सुचालक कैसे बन जाता है? ये परीक्षाओं का बहुत ही फेवरेट सवाल है। हाँ, देखिए, ठोस अवस्था में आयन अपनी जगह पर मजबूती से लॉक होते हैं, वो हिल नहीं सकते। और करंट बहने के लिए तो आयनों का गतिशील होना जरूरी है। एकदम सही। जब आप इन्हें पानी में घोलते हैं तो पानी के अणु उस आकर्षण बल को कमजोर कर देते हैं। आयन अलग अलग होकर तैरने लगते हैं। ओहो, तो अब वो मुक्त हो गए हैं, इसलिए करंट आसानी से पास हो जाता है। जी, पिघली हुई अवस्था में भी ऐसा ही होता है। ये बहुत ही बढ़िया स्पष्टीकरण था। चलिए पीडीएफ के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा की बात की गई है। हाँ, जिगजैग लाइन। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि या तो धातु है या अधातु। तो क्या इन दोनों के बीच का कोई रास्ता है? प्रकृति हमेशा बीच का रास्ता निकालती है। उस रेखा पर स्थित तत्वों को उपधातु यानी मेटलॉइड्स कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। जी, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिले जुले होते हैं। तो इनका वास्तविक दुनिया में काम क्या है? अरे, आज की आधुनिक मानव सभ्यता पूरी तरह से इन्हीं पर टिकी है। ये उपधातुएं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर्स की तरह काम करती हैं। अच्छा, जिससे हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर चिप्स बनते हैं। बिल्कुल, हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि इनमें करंट कब बहेगा और कब नहीं। यही आज के इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है। ये तो सच में अद्भुत है। अब पीडीएफ के अंतिम और सबसे व्यावहारिक पेज पर आते हैं। ये तत्व इतने उपयोगी हैं, लेकिन हम इन्हें जमीन से कैसे निकालते हैं? इसे हम धातु कर्म कहते हैं। पृथ्वी से जो प्राकृतिक रूप से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं वो खनिज हैं। लेकिन हम हर खनिज से धातु नहीं निकाल सकते हैं ना? जी, जिन खनिजों से धातु को आसानी से और मुनाफे के साथ निकाला जा सके उन्हें अयस्क या ओर्स कहते हैं। और अयस्कों के साथ जो मिट्टी या रेत जैसी अशुद्धियां होती हैं उन्हें गैंग कहा जाता है। ये टर्म्स विद्यार्थियों को याद रखने चाहिए। बिल्कुल रखने चाहिए। लेकिन इतनी मेहनत से शुद्ध लोहा निकाला और उस पे जंग लग गया, ये तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। यही तो संक्षारण या कोरोजन है। प्रकृति में धातुएं ऑक्साइड के रूप में स्थिर रहती हैं। जब हम उन्हें शुद्ध करते हैं तो वे वापस उसी स्थिर अवस्था में जाने की कोशिश करती हैं। इसीलिए लोहे पर जंग लगती है, तांबे पर हरी परत चढ़ती है और चांदी काली पड़ जाती है। एकदम सही। तो पीडीएफ में इससे बचने का उपाय गैल्वेनाइजेशन बताया गया है। यशदलेपन। हाँ, इसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक लोहे से ज्यादा सक्रिय है, तो वो खुद ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेता है और लोहे को बचा लेता है। मतलब जिंक खुद को कुर्बान कर देता है। ये बहुत स्मार्ट तरीका है। और मिश्र धातुएं भी तो इसका एक समाधान है। बिल्कुल। हमने देखा कि शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, तो हमने उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला दिया, जिससे वो इस्पात या स्टील बन गया और अत्यंत कठोर हो गया। मतलब हमने धातुओं का समांगी मिश्रण बना दिया। जी, तांबे और जिंक को मिलाया तो पीतल बन गया, तांबे और टिन से कांसा बन गया।